अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने जो है वो डिफरेंशिएशन 7 जो फंक्शंस थे उसकी मैंने सारी डिफरेंशिएशन आपको करवा दी थी। और आज का प्लान ये है कि उन सब की एप्लीकेशन करवाई जाए जो एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी। आपको याद होगा इसके अंदर पहले लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं। ये ज़रा देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस जो है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नए भी बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, तो वो ज़रा खास तौर पर सुनने फातिमा वगैरह। अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, ये मैंने आप लोगों को लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर इन सब की डिफरेंशिएशन आपको सिखा दी थी। आज मेरा प्लान ये है कि मैं इनकी एप्लीकेशंस आपको सिखाऊं जो आपने एएस लेवल में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो ग्रेडियंट किस तरह से मालूम करते हैं, किसी कर्व का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं, रेट्स ऑफ चेंज कैसे मालूम करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे मालूम करते हैं, और उसकी नेचर कैसे मालूम करते हैं। और याद रखिएगा कि एएस के अंदर 2D और 3D शेप्स के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये सारे फंक्शंस हैं, इनके पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज वगैरह एक दफ़ा रिकैप करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को सारे फार्मूलाज जो है वो एक दफ़ा ज़रा रिकैप करवा रहा हूँ। ज़रा फॉर्मूले वगैरह आप लोग भी चाहें तो ज़रा कॉपी कर लें तो ज़रा आसानी हो जाएगी मुझे भी और आप लोगों को भी, कि किस किस फंक्शन के कौन कौन से फार्मूलाज हैं। मैंने भी आपको इसलिए मैसेज छोड़ा था कि आप लोग जो है वो अपने पास एक पेपर निकाल लें रजिस्टर में से, और निकालने के बाद मेरे साथ साथ जो है वो इन फार्मूलाज को प्लीज़ कॉपी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी सिर्फ सेपरेट पेज के ऊपर डिटैच कर लीजिएगा पेपर को, क्योंकि ये पेपर काम आएगा अभी हमारे। तो इसको ज़रा सा मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, जितने भी फंक्शन हमने डेरिवेटिव्स में इस्तेमाल करने, और राइट साइड पर बेटा उसका मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने साथ साथ जो है वो पेज रखें, पूरा एक सिंगल पेज डिटैच कर लेना जल्दी से फटाफट, और स्केल से 2 कॉलम बनाएं, एक में लेफ्ट साइड के ऊपर फंक्शन लिखें और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो एफ डैश एक्स यानी उसका डेरिवेटिव लिखें। तो मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, आप लोग देखते जाइएगा। ये सारे वही फॉर्मूले जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसमें जो पहले आपके पास हैं फंक्शंस, वो मैं ले रहा हूँ अलजेब्रिक फंक्शन, कि अलजेब्रिक फंक्शन की जो है वो डिफरेंशिएशन कैसे होती है। ये आपने एएस में पढ़ा था, अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। लेकिन मैंने आपको तो पूरा एएस रिवाइज करवाया है, आपको मालूम है। तो ये सारे फंक्शंस देख लें कि कौन कौन से फंक्शन की क्या क्या डिफरेंशिएशन है। एक्स की पावर अगर एन हो तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पास होता है एन एक्स एन माइनस वन, यानी पावर पहले आएगी, एक पावर कम होगी। मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ, पॉज दे रहा हूँ ताकि आप नोट करते जाएं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद एक्स का जो डेरिवेटिव है, सिर्फ अगर एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, और ये सारी बातें हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स की। इसी तरह से अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, चाहे वो माइनस में कांस्टेंट हो या प्लस में कांस्टेंट हो, पाई हो, पाई बाई 3 हो, इन सब के डेरिवेटिव 0 होते हैं। इसी तरह से फिर आपने पढ़ा था 1/x, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला, 1/x में कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है -1/x²। आराम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है हमें, हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे चले गए कोर्स में। √x, इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है 1/2√x। ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने एएस में भी पढ़ाए थे, और ए2 के अंदर जब मैंने आपको पूरा रिवीजन दिया है तो उसके अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन पढ़ाई थी, उसको देखें ज़रा यहाँ पर। सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ मेमोरी को बेटा मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आराम आराम से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी नोट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये एक पेपर के ऊपर अलग से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जब आप लोगों को फॉर्मूले बताऊंगा तो वो इसके अंदर रिकैप हो जाएंगे सारे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मैंने बताया था कौन कौन से हैं जो कि आपके पास डिफरेंशिएशन आपको गिवन होती है। याद रखिएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अभी याद करने वाले हैं आपके पास सारे फॉर्मूले, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी थी क्लास में आपको इसकी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। इन सब की डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को
सिखा दी है। और इसके अलावा इनके रेसिप्रोकल के फॉर्मूले थे, मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले एग्जाम में नहीं गिवन होते, बस ऐसे ही याद रखें। कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव है ये होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होगा, मैंने ड्राइव भी करवाए थे आपको जब मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था। और सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है सेक एक्स और टेन एक्स। और इसके बाद सबसे लास्ट जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो होता है हमारे पास कॉट एक्स, और इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और आपको याद होगा कि एक खास बात मैंने आपको बताई थी कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसी थंब रूल मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको याद रहे कि किस का डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होता है और किसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होता है। ये आप लोगों को बताया था, ठीक है। नोट कर लें, मैं इसलिए पॉज दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद। फिर मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथम फंक्शन बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। ये सब चीज़ें लास्ट में बता चुका हूँ, लेकिन ये रिकैप करना ज़रूरी है। बेटा माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आपको मैंने ये बताया था यहाँ पर कि कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे e की पावर f है, f पावर है या फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है e की पावर f, यानी एज इट इज पूरा फंक्शन आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके डेरिवेटिव के साथ, यानी f डैश के साथ। यानी जो फंक्शन होगा, पावर होगी, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर हमारे पास लोगैरिथम फंक्शन है। लोगैरिथम फंक्शन के आपने डेरिवेटिव देखे थे, लॉग फंक्शंस। और मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉग की डिफरेंशिएशन है, कॉमन लॉग की डिफरेंशिएशन नहीं है। लॉग फंक्शंस यानी ln f की डेरिवेटिव है कि ln के साथ कोई भी फंक्शन लिखा हो उसका डेरिवेटिव आपको याद होगा होता था 1/f, यानी ln के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो 1 में आएगा और उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा f डैश x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। अच्छा, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा, ये लॉग फंक्शन हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास था प्रोडक्ट रूल, उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल। ये सारे फॉर्मूले आप एक जगह कर लीजिए। प्रोडक्ट रूल के अंदर ये था कि अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे y इज इक्वल टू यू और v, ये दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका डेरिवेटिव जो है y डैश, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव, और फिर पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे को एज इट इज कॉपी डाउन कर देते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल था, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, नहीं लास्ट से लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। और ये आ गया आपके पास कोशेंट रूल। ये आपके पास है y इज इक्वल टू u अपॉन v, यानी दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो किस तरह से उसके डेरिवेटिव निकालेंगे। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे, y डैश इक्वल्स टू u v डैश माइनस u v डैश, नहीं u डैश v अपॉन v स्क्वायर। सब मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, सिर्फ आपको ज़रा से एक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मूले जो है वो इसके नोट डाउन कर लें। ये सारी मैंने डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब आप लोगों को करवाई थी, याद आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, इसके अंदर एप्लीकेशन क्या क्या है वो हम स्टडी करते हैं। ये जरा मिटा भी दूं साथ साथ। ये आपके पास सारे फॉर्मूले आ गए, ठीक है। एक चाहें तो एक ग्लांस के अंदर जो है इसको देख लें। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के करवा दिए। और अगर कोई बच्चा ज़रा जहमत नहीं कर पा रहा लिखने की तो प्लीज़ एक पिक्चर ले ले इसकी, ताकि मोबाइल में उसके काम आए, और जब मैं अब रेफरेंस दूं
तो ये जरा रेफरेंस में देख लीजिएगा कि जब मैं कहूँ कि अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो उसकी नज़र में आ जाए। ठीक है, ये अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक के, और सीधा से ये एक्सपोनेंशियल, लॉग और प्रोडक्ट रूल और उसके फॉर्मूले। ठीक है जी, ये तो हो गए सारे फॉर्मूलाज। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर कि क्या क्या एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नया पॉइंट ले लेता हूँ। अब ये आप लोगों के पास सारे फॉर्मूले आ गए हैं। ठीक है, आई होप के सारे फॉर्मूले अब आपके सामने हैं पेज के ऊपर। अब मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करता हूँ कि एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो जो पहली एप्लीकेशन अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन पढ़ी भी है, सिर्फ मैं आपको ज़रा रिकैप कर दूं फॉर्मूले के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ चैट के अंदर पूछ सकता है मुझसे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी पूछने वाली कोई बात है नहीं, तो अभी फ़िलहाल इसे वैसे ही रखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कर्व है, अच्छा कर्व की इक्वेशन कोई भी हो सकती है, इम्प्लिसिट फंक्शन भी हो सकता है, पैरामेट्रिक भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लोगैरिथम भी हो सकता है, कोई भी टाइप का कर्व हो। ठीक है, और इसके अगर आप इसी पॉइंट के ऊपर आप जो है वो इसका ग्रेडियंट मालूम करना चाहें कि भाई इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट क्या होगा, तो आप करते ये हैं कि इस कर्व की इक्वेशन को, यानी ये जो कर्व है आपके पास है, इसकी जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी, चाहे वो पैरामेट्रिक हो, इम्प्लिसिट हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लोगैरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, उसको आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यानी आप क्या मालूम करते हैं, dy अपॉन dx मालूम करते हैं। उस कर्व को डिफरेंशिएट करते थे, आपको याद होगा एएस लेवल के अंदर, और उसके अंदर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो रख देते हैं, x1 और y1। अगर आपको याद हो, आप करते ये थे कि किसी भी कर्व का अगर आपको ग्रेडियंट मालूम करना हो तो आप उस कर्व को डिफरेंशिएट करते थे और उसमें वो पॉइंट प्लग इन कर देते थे, जिससे ये इसका ग्रेडियंट आ जाता था। और आपको ये बात मालूम है कि कोई भी आपके पास अगर ये कर्व है जिस तरह से, और ये आपके पास लाइन है जो कि इसे टच करती है, ऐसे जा रही है यूं करके, ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाती है, आपके पास टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये टेंजेंट का ग्रेडियंट आपके पास आ जाता है इस पॉइंट के ऊपर। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो ये लाइन इस तरह से हो यूं करके, ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल आ जाता था इसका, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा होता था। तो ये टेंजेंट होता था आपके पास इस तरह से, और ये आपके पास नॉर्मल कहलाते हैं। तो ये टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं और नॉर्मल का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने आप लोगों को एएस में बताया था। दोबारा देख लीजिए कि dy अपॉन dx निकालेंगे कर्व का, और उसमें पॉइंट प्लग इन करेंगे तो ये हमारे पास mt आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने mt का सिंबल इस्तेमाल किया था। mt का मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, यानी जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका ग्रेडियंट आ जाएगा, ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कहलाता है। और जो नॉर्मल है, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि नॉर्मल का ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट के ग्रेडियंट के। ये चीज़ें सब मैंने आप लोगों को एएस में पढ़ाई थी, सिर्फ आपको रिकैप कर रहा हूँ ताकि आपको एमटी और एमएन याद आ जाए कि कब हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कर्व का या किसी भी टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालना है तो आप क्या करोगे, आप उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, और जिस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालना है वो पॉइंट उसके अंदर प्लग इन कर देंगे, तो आपके पास जो है वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल आ जाएगा। और अगर हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है तो आपको याद होगा इक्वेशन निकालने के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो ये था। ये सब चीजें आपको याद दिला रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस करवाता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारे पास था, अगर आपको याद हो, y माइनस y1 mt x माइनस x1। और जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी वो लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है कर्व के साथ, उसका फॉर्मूला था हमारे पास y माइनस y1, आपको याद होगा -1 अपॉन एम टी, ज़ाहिर एम एन की जगह -1 अपॉन एम टी रख दिया था। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये तो थी हमारी पहली एप्लीकेशन।
तो मैं काम करता हूँ कि पहले सारी एप्लीकेशन आपको एक साथ बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास, वो आपको याद होगा, वो होती थी स्टेशनरी पॉइंट्स एंड इट्स नेचर। स्टेशनरी पॉइंट्स या पॉइंट एक ही बात है, अगर एक होगा तो एक होगा पॉइंट, और मल्टीपल होंगे तो पॉइंट्स हो जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट एंड इट्स नेचर, याद रखिएगा इसमें उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है जो हमने एएस में किए थे, डायग्राम वाले 2D 3D शेप्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, डायरेक्ट आता है। अच्छा जी, अब जरा देखें, स्टेशनरी पॉइंट्स नेचर निकालने के लिए आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि इस तरह से करते हैं। अच्छा, ये मेरा माइक जरा सा प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, जिनका माइक गलती से खुला हुआ है। ये कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर फालतू नॉइस ना आए। y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक आपके पास कर्व है और उसका हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। ये सब एएस में पढ़ाया था आपको। तो पहला स्टेप ये होता था, आप डिफरेंट स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए, स्टेशनरी पॉइंट होता क्या है, जहां पर कर्व का ग्रेडियंट जीरो होता है उसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। जैसे ये वाला जो कर्व है, इसका जो स्टेशनरी पॉइंट है ये P है, क्योंकि P के ऊपर जो टेंजेंट है उसका ग्रेडियंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो स्टेशनरी पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट मालूम करने के लिए आपके पास ये कुछ स्टेप्स है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था। पहला स्टेप ये होता है कि आप dy अपॉन dx मालूम करते हैं। ये बार बार रिपीट करूंगा आपको ताकि याद भी हो जाए दोबारा से। फाइंड dy अपॉन dx एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये दोनों चीजें आप निकाल लेते हैं। और दूसरा स्टेप ये होता है कि पुट करते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 0 के इक्वल, एंड फाइंड करते हैं x की वैल्यू। जो भी dy अपॉन dx का एक्सप्रेशन आएगा उसको इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब x की एक वैल्यू भी आ सकती है, x की मल्टीपल वैल्यू भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि एक कर्व में स्टेशनरी पॉइंट एक है या दो हैं या तीन है, कितने हैं। उसके बाद इसका y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। अगर स्टेशनरी पॉइंट एग्जामिनर ने कंप्लीटली निकालने को कहा है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी निकलेगा, y कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। तो पुट कर दें x इक्वल टू a इन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, एंड फाइंड y इज इक्वल टू b। सो जो इसमें a और b कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, या कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। बड़े आराम आराम से बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब नेचर निकालनी है। नेचर का मतलब क्या है कि वो भाई मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। जैसे हमारे पास कोई भी एक कर्व होता है, लेट से अगर आपके पास ये एक कर्व है, ठीक है, तो इसका ये क्या कहलाएगा, आपका स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएगा। इसी तरह से ये जो कर्व है आपका, इसका ये पॉइंट जो है जहाँ क्रॉस कर रहा हूँ ये स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। सम टाइम एक एक होते हैं और सम टाइम ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कर्व है तो इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट भी है और मिनिमम पॉइंट भी है, तो ये इसकी नेचर कहलाती है। तो नेचर निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि भाई कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो पुट करते हैं स्टेशनरी पॉइंट जो आपने निकाला है, इसको पुट कर दें इक्वेशन ऑफ कर्व में, नहीं सॉरी, इन d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी सेकेंड और डेरिवेटिव के अंदर इसे सब्सटीट्यूट कर दें और चेक करें। और चेक ये करें कि उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। आपको याद होगा हम इस तरह से करते थे कि अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है यानी पॉजिटिव आ रही है, सो स्टेशनरी जो पॉइंट है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो उसे उल्टा याद रखिएगा, इसे मिनिमम कहते हैं। और अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो उस स्टेशनरी पॉइंट को मैक्सिमम कहते हैं। तो एक भी आ सकता है, मल्टीपल भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि कर्व किस तरह का है। तो ये हम आपको याद होगा कि ये हमने एएस के अंदर ये एप्लीकेशंस पढ़ी थी। अब हम आते हैं इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस के ऊपर कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ एज अ मैसेज करें, जब तक मैं वो फाइल खोल रहा हूँ और उस फाइल में से पास पेपर के क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन ये आप लोगों को मैंने डाल दिए थे डेरिवेटिव के अंदर, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ये ज़रा देखिएगा, इस सब में
पास पेपर के क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए सही से। अच्छा, किसी का मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस में, वो मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिएगा, आराम आराम से चलूंगा, फॉर्मूले अपने सामने रखिएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल वगैरह अप्लाई होगा। चलें जी। अच्छा, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा प्लीज, और एक बच्चा जो है माइक ऑन अपना कर लेगा, जब मैं पूछूंगा तो वैल्यूज मुझे बता दीजिएगा प्लीज। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y is equal to x sin 2x where x is in radians। एक कर्व है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है। कुछ बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, चले मैं एडमिट तो कर ले रहा हूँ उन्हें। अच्छा, ये हो गया y is equals to, बेटा देखिएगा इधर, अभी आप कॉन्सेंट्रेट करें, अब ये सारा अहम काम शुरू हो गया है। y is equal to x sin 2x, ये दो फंक्शन है x और sin 2x, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये कर्व की इक्वेशन है। x जो है वो रेडियन में, माइंड इट, ये याद रखिएगा कि x रेडियन में है, इसका मतलब अपने कैलकुलेटर को आप रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लें। मैं टाइम आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ये साथ साथ काम करते चले जाएं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मालूम करनी है टू द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 4, और उस वक्त जो है उसमें x की वैल्यू पाई बाई 4 है, और क्वेश्चन ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे जहन में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था। तो आप देखें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के मैंने फॉर्मूला स्क्रीन पर लिखा हुआ है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टी एक्स माइनस एक्स वन, यानी टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए और एक पॉइंट के x1 और y1 चाहिए। तो पॉइंट का मेरे ख्याल में x कोऑर्डिनेट तो है, y कोऑर्डिनेट नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट में निकाल लेता हूँ। तो x मुझे गिवन है y इज इक्वल टू पाई बाई 4, सॉरी x इक्वल टू पाई बाई 4, तो इसमें y निकालूंगा, तो x की जगह मैं रखूंगा पाई बाई 4, आप लोग भी रखिए साइन, और ये आ जाएगा 2 पाई बाई 4, ये आ गया आपके पास। और इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी पाई बाई 4, आप करके देख लीजिएगा, ये आपके पाई बाई 4 आ जाएगी, क्योंकि साइन 2 पाई बाई 4 आपका जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, उसका x कोऑर्डिनेट भी पाई बाई 4 है, और इस वक्त y कोऑर्डिनेट भी पाई बाई 4 है। अब क्या करना है, अब आपको टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना होगा। यह है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स साइन 2x। बेटा अब आप देखें, अब ये वो सब चीज़ें काम आएंगी जो आपको मैंने डिफरेंशिएशन में बताई थी, कि यहाँ पर दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक है x और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन 2x, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें जो है वो टेंजेंट का ग्रेडियंट मालूम करना है। तो इसके लिए जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर जो u है वो आपको पता है x है, ठीक है, और जो v है वो आपका साइन 2x है। आप इसे डिफरेंशिएट कर लें, u डैश, तो x का डेरिवेटिव देखें फॉर्मूले में 1 होता है, अलजेब्रिक में जाइए देखें, और v डैश जो है यानी साइन का डेरिवेटिव जो है वो होता है cos 2x, साइन 2x है तो cos 2x, और फिर 2x एंगल का भी आएगा तो 2 आ जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगा 2 cos 2x। तो u आ गया, u डैश आ गया, v आ गया, v डैश आ गया। अब फॉर्मूले में रख दीजिए जो आपके पास फॉर्मूला है कि y डैश इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, u v डैश, आप देख लें, u हो गया x और v डैश हो गया आपका 2 cos 2x, प्लस फिर u डैश v, सॉरी u डैश हो गया 1 और v हो गया आपका साइन 2x। अब हमें ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आप इस तरह से करें कि x की जगह इसमें पाई बाई 4 रख दें, जो कि पॉइंट था हमारा पाई बाई 4 2 cos, अभी आप करके देखें बेटा कैलकुलेटर से खुद से, 2 पाई बाई 4 प्लस साइन 2 पाई बाई 4, इस तरह से करें। तो साइन पाई बाई 2 तो हो गया 1, और कॉस पाई बाई 2 होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो एम टी आ गया आपका पाई बाई 4, ये आपका एम टी, नहीं, ये आपका एम टी नहीं आया, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई ब्रैकेट डालने में, ये देखें ये था यहाँ पर इसके साथ सिर्फ, ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये साइन पाई बाई 2 1 आ गया, तो ये एम टी आ जाएगा आपका 1 के इक्वल। आप कैलकुलेटर में डालकर देख लीजिएगा।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टी एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन और वाई वन हमारे पाई बाई 4 थे, एम टी ग्रेडियंट 1 आया हमारा, एक्स माइनस पाई बाई 4। तो ये आ गया y माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कैंसिल हो गए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, ये आपकी लाइन की या टेंजेंट की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इसमें से जो भी फॉर्मेट लिखें एक्सेप्टेबल होगा एग्जाम में। ये हमारा आंसर है। प्लीज जरा सा मुझे रिप्लाई करें कि आपको समझ में आ गया या नहीं। जी आपके मैसेजेस आए हैं, देखते हैं इसे क्या पूछना चाह रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ओके, एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैरायटी सारी करवा दूंगा ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब एक साथ करवा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ कर्व, हाँ ग्रेडियंट, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ग्रेडियंट का भी क्वेश्चन करते हैं। जितने क्वेश्चन अब मैं करवाता जाऊंगा आप लोगों की परफेक्शन आती चली जाएगी, ठीक है, और फॉर्मूले याद होंगे। जिसकी डिफरेंशिएशन सही है फिर उसके लिए मसला नहीं है। ये जरा रीड कीजिएगा बेटा क्वेश्चन, जब तक मैं पानी पी लूं। ये रीड करें क्वेश्चन। ओके बेटा, क्वेश्चन ये है कि द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y is equal to e की पावर 2x upon 1 plus e की पावर 2x. Show that the gradient of the curve at the point for which x equal to ln3 is 9 upon 50. आपको जो है वो ग्रेडियंट निकालना है x equal to ln3 का, इस कर्व का ग्रेडियंट, और ये लाना क्या है, आंसर 9 अपॉन 50 लाना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ग्रेडियंट निकालने का मतलब क्या है कि आपको कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है और उसमें x की वैल्यू ln3 डालनी है, और उसके बाद ये आंसर आना चाहिए 9 अपॉन 50। चले मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें, चेक कीजिएगा बेटा कैलकुलेटर में जब मैं आपसे कहूँ। पहले तो ये आप भी देखें, ये दो फंक्शन है जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा। जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो ऊपर वाले फंक्शन को आप u कहते हैं। u हो गया आपका e की पावर 2x, बताया था आप लोगों को क्वोशिएंट टूल के अंदर, और v हो गया आपका 1 प्लस e की पावर 2x। अब आप इसका u डैश निकाल लें, तो e की पावर 2x है तो इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होगा, और फिर 2x का 2 हो जाएगा, तो मैंने शुरू में लिख दिया। इसी तरह से इसको देखें, v का v डैश 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। e की पावर 2x का e की पावर 2x और फिर 2x का 2 हो जाएगा, तो ये v डैश आ गया। अब आपको याद होगा जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो क्या था, y डैश इक्वल टू, आप देखें फॉर्मूला आप लोगों के पास है लिस्ट में, जो मैंने अभी आपको इसलिए डिटैच करके मैंने कहा था कि एक जगह लिख लिए। तो ये फॉर्मूला होता है u डैश v। तो u डैश v हमारे पास आ जाएगा, यानी पहले u का डिफरेंशिएट फिर उसको छोड़ देंगे। तो u डैश हो गया हमारा 2e की पावर 2x, और v कॉपी डाउन कर दिया 1 प्लस e की पावर 2x, फिर माइनस u v डैश, ये आ जाएगा e की पावर 2x और v डैश हो जाएगा 2e की पावर 2x अपॉन v स्क्वायर। v है 1 प्लस e की पावर 2x का होल स्क्वायर। बेटा देख लीजिएगा आपके फॉर्मूले आपके सामने, मैं इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके फिर रखूंगा। e की पावर 2x, ये दोनों चीजें जो है ये दोनों कॉमन है इसके अंदर, देखें तो ये आ गया 2e की पावर 2x कॉमन ले लिया मैंने, और ये रह गया 1 प्लस e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x। अच्छा, क्या कह रही हैं शिजा के सर v डैश में 2x माइनस x भी करें? v डैश में नहीं ना बेटा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया ना, और e की पावर 2x का e की पावर 2x और फिर 2x का 2 हो जाएगा।
ये लीजिए, ये आ गया 1 प्लस ई की पावर 2x होल स्क्वायर। ये प्लस की ई की पावर 2x, ये माइनस ई की पावर 2x कैंसिल हो गए, तो आपका जो y डैश आ गया वो आ गया 2 ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x का होल स्क्वायर। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए उसमें x की वैल्यू डाल दें। x हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ln3, तो ग्रेडियंट फाइनली आना चाहिए 9/50। ये हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। पहले x की जगह ln3 तो लिख लें, x की जगह ln3 लिखें, तो ये हो जाएगा आपके पास y डैश इक्वल टू 2 ई की पावर 2 ln3, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई 2 ln3। अब हम इसे कैलकुलेटर में डालते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, आप भी कैलकुलेटर में डालने से, मैं भी कैलकुलेटर में डालता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, कैलकुलेटर निकाल लूँ मैं। यही फ्रैक्शन आनी चाहिए जो फ्रैक्शन इसने दी भी है, वो देखते हैं आती है नहीं आती है। ये लीजिए कैलकुलेटर, ये अब शेयर हो रहा होगा आपसे। ये कैलकुलेटर निकाल लिया, मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, ये आ गया 2, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट दबाकर ln प्रेस करेंगे और फिर 2 ln3, 2 ln3। ये आपके न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में है ब्रैकेट 1 प्लस और शिफ्ट दबाकर ई करेंगे, नहीं, शिफ्ट दबाकर ई और 2 ln3। ये बड़े ध्यान से करना है आपने, और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में देखिए सही से लिख लिया मैंने, 2e 2 ln3 1 प्लस ई 2 ln3 स्क्वायर इज इक्वल टू किया, देखें ये आ रहा है 9/50 एग्जैक्ट। तो हमने प्रूफ कर लिया कि भाई इसका ग्रेडियंट जो है वो 9/50 है। ये आ गया mt यानी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, एंड दैट इज 9/50। आई होप कि मैंने सारी कैलकुलेशन आपको सही से करवाई है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जिसको डिफरेंशिएशन आप आती है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, और करवाता हूँ क्वेश्चंस, इसके बारे में थोड़ा सा रिप्लाई कर दें जब तक, क्या आपको समझ में आ गया है या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें मैं मुख्तलिफ फंक्शन को जो है ना करवा रहा हूँ। ठीक है, ये देखते जाइएगा आप लोग। प्रैक्टिस जितनी मैं करवा सकता हूँ भी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग भी कीजिएगा इसको पास पेपर से, तो फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं चैट में, ऑल क्लियर है, ठीक है, आसान। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद अटेंडेंस ले लूंगा मैं पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, अच्छा मैं इसका पार्ट 2 करवा रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि यू एंड अपॉन वी का मैंने करवा दिया एक क्वेश्चन, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। ये इम्प्लिसिट का एक करवा देता हूँ। फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग कर्व्स, ये कर्व की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, और पार्ट 2 करवा रहा हूँ तो मैं सिर्फ इम्प्लिसिट वाली करवा रहा हूँ। 2x³ प्लस 5xy प्लस y³ मेरी कोशिश ये है कि मैं तमाम वैरायटी की आप लोगों को एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करवा दूं। तो मैंने अभी आपको देखें एक क्वेश्चन प्रोडक्ट टूल का करवाया, एक क्वेश्चन क्वोशंट टूल का करवाया, एक क्वेश्चन अब मैं इम्प्लिसिट का करवा रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मालूम करना है। तो ग्रेडियंट मालूम करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, डिफरेंशिएट यानी y डैश निकालना जरूरी होता है आपको। वेयर द कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस, और उस जगह ग्रेडियंट मालूम करना है जहां कर्व y एक्सिस को क्रॉस करे। देखो फॉर एग्जांपल अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो जहां पर कर्व जो है y एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी इस जगह पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। जहां पर कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता है वहां पर x की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें गिवन है कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, और हमें ग्रेडियंट मालूम करना है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें कर्व का पॉइंट चाहिए होता है, और किस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट मालूम करना है हमें, जहां पर कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है, यानी x इक्वल टू 0 पर। तो पहले मैं काम करता हूँ, x इक्वल टू 0 कर्व की इक्वेशन में डालकर पहले y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ।
तो अगर मैं इसके अंदर पुट करूं x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, चेक करें। तो 2x क्यूब में x यहाँ 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 5xy में x यहाँ 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो y क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्यूब रूट निकालने 8 का तो ये आ जाएगी 2। आपका जो पॉइंट है वो आ जाएगा 0,2। ये वो पॉइंट है जहां पर आपको इसे डिफरेंशिएट करना है और ग्रेडियंट मालूम करना है। अब मैं ग्रेडियंट मालूम करने के लिए फिर वही काम कर रहा हूं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारे आपको सिखाई थी, डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो ये दोबारा से वही आ रहा है बेटा, ये जरा बी केयरफुल अबाउट दिस कि डिफरेंशिएशन आपकी गलत ना हो जाए, क्योंकि पहला ही स्टेप आप गलत हो गया तो फिर ग्रेडियंट आएगा ही नहीं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब याद कीजिए प्लस लेक्चर जो मैंने करवाया था आप लोगों को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 कोफिशिएंट हो गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x² और x का हो गया 1 प्लस 5xy। अब xy क्या हो रहे हैं, दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो x का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, y को छोड़ दीजिए, फिर x को छोड़ दीजिए और y का डेरिवेटिव y डैश, ये बताया था आपको लास्ट टाइम। फिर y क्यूब का डेरिवेटिव है 3y² और y डैश इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब आपका जो पॉइंट है वो रख दें, 0 2 है पॉइंट, ये रख दें इसके अंदर। तो x की जगह 0 रख दें और y की जगह 2 रख दें, तो जो आपका y डैश है वो m हो जाएगा, यानी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा। तो x 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 6x² की ये पूरी की पूरी जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 5, फिर ये y की जगह 2 आ जाएगा, x 0 है तो ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी। आराम आराम से देखें मैं कर रहा हूँ, 3y², y है 2 स्क्वायर और y डैश की जगह आ जाएगा m। यार 5 2 10, 10 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो mt आ जाएगा आपका -10 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 3 12, ये 12 आ जाएगा। और अगर आप इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर दें तो ग्रेडियंट आ जाएगा -5/6 आ जाएगा। जी बेटा बताइए, इसमें कोई बात जो आपको नहीं समझ में आई हो। चैट पर देखता हूं मैं, अरीजा कह रही है क्लियर है, और बच्चे बता दें बेटा जल्दी से। सर इम्प्लिसिट इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, बताए ना बेटा, कि जिसमें x और y मिक्स होंगे। जैसे ये देखो 2x³ प्लस 5x³ y³ इज इक्वल टू 8, ये इम्प्लिसिट है, इसलिए कि इसमें से y को आप सेपरेट नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अच्छा अफराज साहब और क्या नाम है अपना फातिमा हसन, बेटा आप लोगों को काफ़ी डिस्कनेक्टिविटी आ रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टिविटी आ रही है, बार बार आप लोग इन आउट हो रहे हैं, देखते रहिएगा। कोई बात नहीं समझ में आई हो आपकी डिस्कनेक्टिविटी से तो पूछ लीजिएगा। अच्छा और क्वेश्चन करते हैं, देखें ग्रेडियंट का भी मैंने करवा दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी मैंने करवा दिया आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी करवा सकूँ, ठीक है। अच्छा इसमें वो टॉपिक भी मैंने करवा दिया आपको, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अच्छा अभी रुक जाएं, ज़रा उसको भी करते हैं, लेकिन पहले ज़रा इसको देख लें। अब ये सिर्फ अब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेटा, कुछ भी नहीं है, लेकिन यही प्रैक्टिस से ही आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब जो शख्स जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा साथ साथ वो आराम से इसको कर लेगा। अच्छा ज़रा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन पढ़ लें जब तक आप, मैं ज़रा अटेंडेंस ले लूँ। अच्छा लास्ट टाइम भी कुछ बच्चे एब्सेंट थे क्लास के अंदर, तो काइंडली आप लोग जो है ना वो रिकॉर्डिंग सुन लिया करें जब भी आप लोग फ्री हो, और साथ साथ अपनी कॉपी में ज़रूर करें बेटा। अपनी कॉपी में आप नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। जब तक आप अपने कॉपी में खुद हाथ से नहीं करेंगे,
आप लोगों की लर्निंग नहीं होगी बेटा, ये याद रखिएगा। मैं चाहे कितना ही अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं होगी। A curve has equation 2 y is equal to 2 minus 10x upon 1 plus 10x। ये कर्व की इक्वेशन आपके पास है। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट फॉर विच x इक्वल टू पाई बाई 4। हमारा x इक्वल टू पाई बाई 4 हमें गिवन है और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, ये हमें हमारा क्वेश्चन है। गिविंग द आंसर इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आंसर की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखनी है, वेयर c इज करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और c जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको करनी है। तो x मालूम है, पहले y निकालना है हमेशा, क्योंकि देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है और ग्रेडियंट चाहिए होता है। ग्रेडियंट के लिए तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन पॉइंट के लिए अब हमें चाहिए होगा। तो x हमें मालूम है, y निकाल लेते हैं। तो x हमारे पास है पाई बाई 4, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, कर्व की इक्वेशन में डाल दें। बेटा प्लीज कीजिएगा खुद से, टेंजेंट पाई बाई 4 अपॉन, आप लोग करके देखें, 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4। मुझे वैल्यूज याद रहती हैं बेटा, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। टेंजेंट पाई बाई 4 1 होता है, ये मुझे पता है। आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। यह आ गया 1 प्लस 1, तो जो y है कोऑर्डिनेट वो आ गया आपका 1 अपॉन 2। तो आपका जो x है वो पाई बाई 4 आ गया और y जो है 1 अपॉन 2 आ गया। ये वैल्यूज मुझे याद है, आप लोग कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल दीजिएगा, आपका भी यही आंसर आएगा। चेक कर ले, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। अब उसके बाद फिर हमें ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ये हमारे पास फंक्शन है। तो पहले मैं u निकाल लेता हूँ कि u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 10x, क्योंकि u अपॉन v लगेगा ना, क्योंकि दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगाते हैं। आप लोगों के फॉर्मूले सामने हैं, देख लीजिएगा। u डैश, तो 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। इसी तरह से v डैश जो है वो हो जाएगा 1 का 0 और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है जी। अच्छा, sec स्क्वायर जो है इनके कैलकुलेटर में तो cos होता है, तो cos sec जो है वो cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा, तो मैं ऐसे माइनस cos स्क्वायर x लिख ले रहा हूँ, और v डैश को भी 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख ले रहा हूँ। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, u अपॉन v का चेक कीजिएगा आप लोग, y डैश इज इक्वल्स टू u डैश v। u डैश है मेरा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, u डैश v है 1 प्लस 10x, माइनस u v डैश, तो u हो गया 2 माइनस 10x, और v डैश हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अपॉन v स्क्वायर। अब इसमें आप x की जगह पाई बाई 4 डाल दें। बेटा बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना होगा इसे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, कैलकुलेटर से निकालें। 10 पाई बाई 4 तो मुझे पता है 1 होता है, 10 पाई बाई 4 1 होता है। A2 के अंदर ना कैलकुलेशन ही जरा मार डालती है इंसान को, बाकी तो स्टेप्स वही रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। जरा निकालिएगा सब बच्चे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कितना आ रहा है। ऐसे मुझे तो पता है, मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूँ निकालने को, ऐसे मुझे पता है क्या वैल्यू आती है इसकी। टेंजेंट पाई बाई 4, और टेंजेंट पाई बाई 4 याद रखना 1 होता है, ठीक है। अच्छा, ओहो ये कहाँ चला गया, देखें cos पाई बाई 4, ये याद रखिएगा आप लोग, मैं साइड में लिख दे रहा हूं। अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे ना cos पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 1 अपॉन रूट 2, या रेशनलाइज करके कैलकुलेटर दे रहा होगा तो रूट 2 अपॉन 2 निकलेगी, और जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो इसकी वैल्यू निकलेगी 1 अपॉन 2, ये याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगी, ये चेक कर लीजिएगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू देखें 4 आ रही होगी, चेक कीजिएगा।
1 प्लस 10 पाई, 10 पाई/4 1 होता है, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 10 पाई/4 1 होता है, और 1/cos²/4 ये 4 हो गया, एक साथ वैल्यू रख दी, और ये 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये जो ग्रेडियंट आ गया आपका, ये जरा कैलकुलेटर से निकालिएगा प्लीज। 1 + 1 2, 2 4 8, 2 1 4 आ गया अपॉन 4, तो ये आ जाएगा -3। m डैश आ गया -3। तो आपके टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? असल चीज भूल गए कि क्या निकाल रहे थे। y - y1 mt x - x1। तो हमारा x1 y1 क्या था? हमारा x1 था π/4 और 1/2। mt -3, और ये था π/4। अच्छा, आंसर हमें y = mx + c की फॉर्म में लिखना है, लिहाजा y को सब्जेक्ट बना लेंगे। ये आएगा -3x + 3π/4, और -1/2 लाइट पे जाएगा तो +1/2। तो ये जरा चेक कीजिएगा, मेरे पास ये गलत क्यों आ रहा है? ये आ रहा है -1.5। कहीं गलती हुई है मुझसे। ये मैंने cos π/4 की वैल्यू जरा चेक कीजिएगा, सही रखी है नहीं। cos π/4 1/√2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। और एक सेकंड ये देखते हैं, शायद किसी बच्चे ने कुछ रिप्लाई किया है। cos स्क्वायर है, हाँ, तो cos x cos π/4 है ना। cos स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर की वैल्यू हो गई। एनीवे यार, ये जरा सा चीज चेक कर लेना मुझसे, शायद यहाँ पर मिस्टेक हुई है कोई। इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर आंसर लिखकर। ये कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में m निकालने में मुझसे कोई गलती हो गई है। 8 4 12 और 3 नहीं, -3/32 ही आ रहा है। अच्छा, 10π/4 1 होता है, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी सही है। अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि सर 4 नहीं 2 आएगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये तो 1/2 था ना। सही है, सही है, सही है, यू आर राइट। हाँ, 2 है, 2 है, सही कह रहे हैं। यहाँ पर मुझसे गलती हुई, ये 2 है। इसको मैं ज़रा सही कर लूँ, 1 मिनट रुकें। ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 2 ज़ा 4, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2 और ये 4, ये आ जाएगा माइनस का 8/4। यार ये अभी भी गलती आ रहा है, -2 आ रहा है, -1.5 आना चाहिए। ये क्यों बच्चे बार बार आना जाना क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों मसला हो रहा है इन लोगों को? इतना डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? हमदान नदीम साहब तो खैर अभी आए हैं शायद। अब्दुल रहमान कह रहे हैं -6/4 आ रहा है। ठीक है, चलें यार, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये सॉरी, -4 -2 -6 है ना, सही कह रहे हैं। तो ये आ जाएगा m डैश आ जाएगा आपका -1.5। सही है, अब सही है। तो m जो है वो आ गया मेरा -1.5। जरा इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ना साफ सुथरा कर देता हूँ, बाद में देखने में परेशानी हो जाएगी। अच्छा, ये था -2 और ये भी था आपका 2। सही। अच्छा, इसमें ये mt की जगह हमने गड़बड़ की थी, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ये आया है
ठीक है जी, ये आ गया आपका -3/2। तो ये आ गया -3/2x, आप लोग कर लीजिएगा, +3π/8 +1/2। ये निकालेंगे तो ये आ रहा है -1.5x +3π/8 +1/2 करेंगे तो ये आ रहा है मेरे ख्याल में 1.68। जरा चेक कर लीजिएगा प्लीज, ये चेक कर लीजिएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, बेटा जरा कैलकुलेशन चेक कर लेंगे प्लीज, इज दिस, ये आंसर हो गया। सही है, 1.68 है। ओके बेटा उजैर, मैं कर लूंगा इन आपको। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आपने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी, आगे देखते हैं बेटा। और क्वेश्चंस करवाते हैं आपको इसके। जो एक जैसे उसे मैंने छोड़ दिया है। चलो ये जरा करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी आ जाए और साथ साथ जो है वो डिफरेंशिएशन भी आ जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सबके साथ आता है। तो ये जरा सा आप देखें, अच्छा क्वेश्चन है। इस जैसे 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 2-3 मैं करवा देता हूँ, 2-3 आप लोग कर लीजिएगा, यानी इसमें पिछला टॉपिक भी आपका रिवाइज हो जाएगा। एक मिनट से छोड़ा करूँ, ये बहुत बड़ा हो गया, ये देखने में मज़ा नहीं आता इसे। चले जी, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। बेटा ये सारे पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इसमें करना शुरू कर दीजिएगा बाद से। अच्छा, कह रहे हैं द डायग्राम शोज द कर्व्स y इज इक्वल टू x cos x। एक ये कर्व है x cos x का, जरा देखिएगा, अच्छा सवाल है, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं ये। एंड y इज इक्वल टू k अपॉन x, और ये y इज इक्वल टू k अपॉन x, ये वाला एक कर्व है वेयर k इज अ कांस्टेंट और x की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक है। द कर्व टच एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू a। अब जहां ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, वो पॉइंट x की वैल्यू उस जगह a है, ये आपको बता दिया है। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, शो दैट a सेटिस्फाई द इक्वेशन 10a इज इक्वल टू 2 अपॉन a। ये 5 मार्क का आपको दिया गया है कि 10a इज इक्वल टू 2 अपॉन a बनाना है, यानी आपको ये जो कॉमन पॉइंट है ये निकालना है इससे, इक्वेशन से। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे ये जरा देखिएगा। देखिए एक बात तय है कि अगर मैं इस पॉइंट ए के ऊपर, बेटा गौर से सुनिएगा, अगर इस पॉइंट ए के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसे करके, देखें यूं करके, तो ये टेंजेंट पहले वाले कर्व के लिए भी सेम होगा और दूसरे वाले कर्व के लिए भी सेम होगा, है ना, कॉमन पॉइंट है। तो मैं इन दोनों के ग्रेडियंट को आपस में क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, बेटा गौर सुनिएगा, ये अच्छा पार्ट है, अमूमन इसमें बच्चे फंसते हैं। y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ये एक आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, और एक है y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स, एक ये आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है। अब आपको जो इक्वेशन बनानी है वो ये बनानी है पार्ट 1 में, ये वाली 10a इज इक्वल टू 2 अपॉन a। और ये जो a है ये कौन सा पॉइंट है, ये दोनों कर्व का कॉमन पॉइंट है। तो अगर कर्व के पॉइंट कॉमन होंगे तो कर्व की जो टेंजेंट की इक्वेशन है या ग्रेडियंट है वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको पता है, ये dy अपॉन dx निकालते हैं। तो मैं भी यहाँ पर dy अपॉन dx निकाल रहा हूँ, देखें dy अपॉन dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, cos x को छोड़ दीजिए, uv लगा रहा हूँ मैं, फिर x को छोड़ दीजिए और cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x। तो ग्रेडियंट आ गया आपका m इज इक्वल टू कॉस x की जगह a डाल दें क्योंकि a है, और a साइन a, ये आ गई आपके ग्रेडियंट। ठीक है जी, इसका डालेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k, x को ऊपर ले जाएं तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो आप इसका dy अपॉन dx निकाल लें, तो आ जाएगा माइनस के एक्स की पावर -2। तो यू कैन राइट माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, और ग्रेडियंट निकालेंगे तो एक्स की a डालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा k अपॉन a स्क्वायर। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया, राइट। अब क्योंकि ये ग्रेडियंट दोनों का कॉमन है लिहाजा आप इनको इक्वेट कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास
अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो मैं जरा पहले देख लूं। हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके, अब्दुल रहमान, मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुकें। ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ कर्व दिस एंड दिस, द कर्व्स टच एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू a, शो दैट a सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, और ये आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने तो क्या किया, दोनों के ग्रेडियंट को इक्वेट कर दिया। अच्छा, लाना क्या है ये देख लेते हैं। लाना है हमें tan a इज इक्वल टू 2 अपॉन a। ओके, अच्छा एक सेकंड मुझे सोचने दें कि हम डायरेक्ट कर सकते थे या नहीं। अच्छा, मुझे k को यहाँ से भगाना भी है ना, k नहीं चाहिए मुझे, और मेरे पास k आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर x सीगा a डाल दूं तो k जो है वो a y हो जाएगा। मुझे टेंजेंट लाना है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, cos a माइनस a और sin a इज इक्वल टू माइनस k अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। मतलब मसला ये है k अपॉन a आ रहा है। थोड़ा सोचने दें भाई, इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, मैंने कुछ गलत तरीके से सोच लिया ऐसे। आप लोग भी सोचें, अगर कोई बात ध्यान में आती है तो आप लोग बताइए। डायग्राम शोज कर्व y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स। तो अगर मैं इसको इक्वेट कर देता तो तब भी 10 कैसे आता। जी अलीजा, कैसे बेटा, बताइएगा माइक पर। पॉसिबल है माइक पर बोलना जी। इक्वेशन है ना, उसमें के वाई की जगह एक्स कॉस एक्स रख के जो है के को इक्वेट कर लेंगे तो के इक्वल्स टू आ जाएगा। और फिर जहाँ हमने वाई को के अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया है उसकी जगह के की जगह जो है, जो हमने पूरी इक्वेशन निकाल के वो पुट इन कर देंगे तो के की जगह जो है वो वाली इक्वेशन आ जाएगी वाई ए हाँ, कॉस ए स्क्वायर कॉस ए हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस ए हो जाएगा, कॉस ठीक। ए हो जाएगा। अच्छा, देखो ये इस तरह से, अगर मैं, अच्छा डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। अब मेरे पास मसला ये है कि मुझे यहाँ से के हटाना है। ये इक्वेशन आ रही है ना, इसमें से के मुझे हटाना है। तो के हटाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पर कि जो आप बोल रही हैं वो ये है कि y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स है। तो y की जगह मैं रख दूं x cos x, है ना, और x की जगह x रखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और x की जगह a डाल देंगे तो ये जाएगा a स्क्वायर कॉस a। ये आ रहा है, तो मैं k की जगह a स्क्वायर कॉस a रखता हूँ और देखता हूँ उससे आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको लेफ्ट पर ले गया, इसको राइट पर ले आया, और ये आ गया हमारे पास कॉस ए, कॉस ए प्लस दिस। अच्छा, के की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, के की वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, नहीं ए स्क्वायर कॉस ए। ये और ये कैंसिल हो गए अगर, तो कॉस ए जो है ये आ गया 2a। कॉस ए हो गया 2 कॉस ए, तो ये आ जाएगा साइन ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो ये आ गया 10a इज इक्वल टू 2। लाना क्या था, लाना है 10a इज इक्वल टू 2 अपॉन ए। एक ए कहाँ चला गया, एक ए क्या मैंने गलत लिख दिया, नहीं ये ऐसे ही आ जाएगा बेटा। एक मिनट, ये कॉस ए माइनस ए साइन ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन ए स्क्वायर, सही है। फिर मैंने माइनस के स्क्वायर को लेफ्ट पर कर लिया, इसको मैं राइट पर ले गया,
और ये आ गया, हाँ ये ए मैं भूल गया ना, यहाँ पर ये रहा ए, ये रहा ए, तो ये आ जाएगा 2/a, ये आ गया। ये प्रूफ करना था 10a इज इक्वल टू 2/a। अच्छा, अब क्योंकि आप लोग उलझ गए होंगे, लिहाजा मैं इसको दोबारा से सॉल्व करता हूँ, जरा सा वेट करें, 1 मिनट रुकें, मैं इसे दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, क्योंकि मैं बीच में मैंने कंफ्यूज हुआ तो फिर आप ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें, मैं पूरा मिटा देता हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 सेकेंड। ये देखें, ओके बेटा, ये देखें, मैं ये कह रहा था आपसे कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स, इन दोनों इक्वेशंस को पहले हमने इक्वेट कर लिया। पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, x कॉस एक्स और y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स, दोनों y के इक्वल है, लिहाजा आप इनको इक्वेट कर दें तो ये हो जाएगा x कॉस एक्स इज इक्वल टू k अपॉन एक्स। तो k आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और x की वैल्यू क्या है इस जगह पर, जहां कॉमन पॉइंट है वहां पर x की वैल्यू a है, तो a रख देंगे तो ये जाएगा k इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस a। ये k की वैल्यू आ गई, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी से फिलहाल छोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की का ग्रेडियंट दोनों कर्व के लिए सेम होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसके बाद मैंने दोनों कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया था, आपको याद होगा, एक्स कॉस एक्स, जरा देखिएगा, और एक है y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स, इनको दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया कि आगे ग्रेडियंट सेम आ जाए। तो ये हो जाएगा y डैश, x का डेरिवेटिव 1, cos को ऐसे ही छोड़ दें, u इंटू वी लगा रहा हूँ, x को वैसे ही छोड़ दें, और cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन। तो ये आ गया आपका m इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और x यहाँ a रख देंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा cos a माइनस a साइन a, ये ग्रेडियंट आ गया इसका। इसी तरह से इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो k अपनी जगह पर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ग्रेडियंट निकालने के लिए जहां x है वहां पर a डाल दें, तो ये आ गया माइनस k अपॉन ए स्क्वायर, और क्योंकि दोनों टेंजेंट कॉमन है लिहाजा ग्रेडियंट दोनों का सेम होगा। तो मैंने क्या किया, cos a माइनस साइन a और माइनस k अपॉन ए स्क्वायर को इक्वेट कर लिया आपस में। तो cos a अपनी जगह पर रखा, माइनस k अपॉन ए स्क्वायर को लेफ्ट पर ले आया मैं, यहाँ पर ये आ गया, और इसको मैं राइट साइड पर ले गया, a साइन a। cos a अपनी जगह पर है, k की जगह वो वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये रखी है मैंने, देखें a स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ये वाली वैल्यू, ये मैंने यहाँ पर रख दी। ये आ गया k की जगह a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, cos a 2 cos a हो गया, a साइन a आ गया। हमें 10 बनाना है तो साइन अपॉन कॉस को मैंने 10 बना दिया, और a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर डिवाइड हो गया, तो इस तरह से आ गया 10a इज इक्वल टू 2 अपॉन a। ये हमें प्रूफ करना था, 5 मार्क्स का पार्ट था कि शो दैट a सेटिस्फाइड द इक्वेशन दिस, ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर देखा था। अब सिंपल वाला पार्ट है, यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला an plus 1 tan inverse 2 upon an to determine alpha correct to 3 decimal places, give the result of each iteration to 5 decimal places। अब देखें, इसमें इनिशियल वैल्यू आपको नहीं गिवन है, लेकिन आपको ये गिवन है कि x जो है वो 0 और π/2 के दरमियान में, यहाँ पर देखें ये गिवन है, तो इससे इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले मैं आइटरेटिव फॉर्मूला लिख लूँ, राइट साइड पर ही कर देता हूँ। आइटरेटिव फॉर्मूला इन्होंने क्या लिखा है, an plus 1 tan इनवर्स, बेटा कैलकुलेटर को जरा रेडियन मोड में रखिएगा, 2 अपॉन an। अच्छा, x की वैल्यू क्या उठाएंगे, इसके दरमियान की वैल्यू उठा लें, 0 और π/2 के दरमियान में क्या होगा, तो 0 प्लस π/2 होता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे π/4 हो जाएगा। आप यहाँ पर a की वैल्यू π/4 से स्टार्ट कर दें, अपने कैलकुलेटर में डालें प्लीज,
शाबाश। तो A1 रख दें यहाँ पर, तो A1 रखेंगे तो A2 आ जाएगा tan इनवर्स। बेटा कैलकुलेटर से कीजिएगा प्लीज, π/4। तो इससे A2 आ जाएगा और आइट्रेशन का आंसर हमें 5 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए कैलकुलेटर से। ये आ गया आपके पास tan इनवर्स, शिफ्ट दबाकर। अच्छा मेरा कैलकुलेटर डिग्री में है तो मैं इसका इनपुट जो है वो रेडियन में चेंज कर लेता हूँ। एक यार, इनपुट वाला ऑप्शन कहाँ से आया था? एंगल यूनिट 2 और 2 डिग्री रेडियन में। ये कर लें शिफ्ट दबाकर tan इनवर्स, और ये आ गया 2/π/4। शिफ्ट दबाकर π/4 ये आ गया। ठीक है, ये आ रहा है 1.19659, 1.19659। इसी तरह से A3 निकालें, जहां π/4 है वहां पर आंसर रख देंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस जगह पर आप आंसर रख दें। ये यहाँ पर आंसर रख दें, ये आंसर रख दिया आपने। ये आ रहा है 1.03162, 1.01362, 1.01362 इज इक्वल टू, प्रेस करते जाएं, नए नए आंसर आते जाएंगे आपके पास। 1.09457, 1.09457 और करें, रिपीट होना शुरू हो जाए तो फिर करते जाएंगे। 1.0700 सही। और देख लें 1.0795, ये तकरीबन 79 तक आ रहे हैं, 7779 तक। आप इज इक्वल टू प्रेस करते जाएं 758। तो ये 2 डेसिमल प्लेस पर जो आंसर आएगा इसका वो आ गया 1.076 या 77 तक। अच्छा अब आप लोग चैट पर क्या पूछ रहे हैं मैं भी देख लूं। कह रहे हैं सर 1.196, 1.076, हाँ इसी तरह से आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है अब्दुल रहमान, यही आंसर आ रहा है। अच्छा ये तो हो गया आइट्रेशन। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ के करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो आपका ए आ चुका है, इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए, के आ जाएगा। ये जो पार्ट 3 है इसमें ये के ए की जगह नंबर डाल दें 1.077 का स्क्वायर कॉस ए। तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 0.55। मैं आंसर देखकर लिख रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है जी, बताइए बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, इस क्वेश्चन में? बस वो जो डेरिवेशन थी वो जरा सा थोड़ी सी टीडियस थी तो वो मैं दोबारा समझा दी आपको। बाकी तो ये आप लोगों ने आइट्रेशन पढ़ा हुआ ही है चैप्टर, तो मसला नहीं है। ठीक है, क्लियर है बेटा, अलीजा भी कह रहे हैं क्लियर है। और बच्चे बताएं बेटा सब लोग, और करवाता हूँ क्वेश्चन, ये करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलें ये करते हैं। ठीक है,
बेटा आप जितने क्वेश्चंस इसमें करते जाएंगे पास पेपर से उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है, अगर में करना है बेटा ऐसे बैठ कर तभी होएगा ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। ये जरा देखिएगा। सर पैरामीटर वाले क्वेश्चन भी करवाएं। हाँ बेटा अभी आगे आ रहे हैं। पैरामीट्रिक पूरा एक पोर्शन अलग से बना हुआ है, इसलिए वो जब आएगा तो पूरा एक साथ ही सारे पैरामीट्रिक एक साथ आएंगे, इसी तरह से इम्प्लिसिट के सारे एक साथ आएंगे, तो वो अलग से चैप्टर बने हुए हैं इसके अंदर। तो अभी जरा मैं मिक्स एंड मैच कर रहा हूँ जरा। अ कर्व हैज इक्वेशन दिस, ये अच्छा सवाल है, जरा समझिएगा। और कह रहे हैं dy अपॉन dx निकालना है इन टर्म्स ऑफ 10x। ये ध्यान रखिएगा, ये असल चीज है जो इसमें बच्चे फंस जाते हैं कि सर 10 की फॉर्म में कैसे निकालें। डिफरेंशिएट तो कर लेते हैं, वो 10 की फॉर्म में कैसे करना है आंसर, इसको कन्वर्ट करने में बच्चे फंसते हैं। ये जरा देखिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2/3 ln 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x, ठीक है ये है। तो आप इसका dy अपॉन dx निकाल रहे हैं, बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। 2/3 तो हो गया कोफिशिएंट, ठीक है। अब ln के साथ जो कुछ भी लिखा होता है आपको याद होगा, तो मैंने बताया था 1 अपॉन में आता है, इसका मतलब ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x, ये आ गया ln के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है। अब ln के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 3 cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, तो cos स्क्वायर का होता है 2 cos x और फिर cos x का माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस 6 साइन x cos x। ये जरा समझ में आ गया या नहीं? मैं दोबारा कर देता हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 3 cos स्क्वायर x है ना, इसका डेरिवेटिव इस तरह से आएगा कि पहले पावर का डेरिवेटिव तो 2 cos x पहले आ गया और फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 साइन x cos x। ये इस तरह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन असल कमाल ये नहीं है, ये तो आ गया, आपने डेरिवेटिव तो कर लिया आपने। असल कमाल ये है कि इस सब को आपको 10 की फॉर्म में लाना है, यानी इसके अंदर 10 आना चाहिए किसी तरह से, ठीक है। ये असल कमाल है। ये पहले तो मैं इसे कैंसिल कर दूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू -2 -4 साइन एक्स कॉस एक्स, अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपने इसे कन्वर्ट करना है 10 में। असल चीज ये है कि आप इसे 10 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज है। तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को सोचने के लिए। बताइए कि किस तरह से हम इसको 10 में लेकर आना है, हमें अपना आंसर 10 में लेकर आना है, कैसे लाएंगे ये आपने बताना है। सोचें, शाबाश। ये ज़हीन बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि कैसे 10 आएगा। बता मैं दूंगा, 1 मिनट दे रहा हूं मैं सोचने के लिए, आप प्लीज बताइए कि 10 कैसे क्रिएट करेंगे। साइन है, कॉस है, ये है। अच्छा किसी एक बच्चे ने कोई रिप्लाई किया, देखते हैं क्या कह रहे हैं। डबल एंगल लग रहा है, रोमा कह रही हैं। अच्छा डबल एंगल नहीं रोमा, डबल एंगल से नहीं होगा, और कुछ सोचो। 10 लाना है, ख्याल करो। नहीं आ रहा, इधर देखो, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। 10 होता क्या है पहले ये बताओ। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, है ना, सबको मालूम है। हाँ तुम भी डबल एंगल कह रहे हो ना अब्दुलरहमान, नहीं डबल एंगल से नहीं होगा ये। अच्छा ये देखो यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ, साइन एक्स को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा, 10x कॉस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब जहां साइन है वहां पर 10x कॉस एक्स रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ, जरा देखना गौर से। -4 और जहां साइन एक्स है वहां पर लिख दिया मैंने 10x और cos x, और ये cos x बाहर पहले से पड़ा हुआ है। ये आ गया 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। अब आप कहेंगे सर अभी भी तो नहीं आया। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ अभी पूरा आया है, अभी आप देखें और करवा रहा हूँ। ये हो गया -4, ये हो गया 10x, और ये cos इंटू कॉस क्या हो गया, cos स्क्वायर हो गया। देखिएगा जरा मुश्किल मसला है।
अच्छा, कॉस स्क्वायर जो है वो रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है, सेक स्क्वायर का। जहां कॉस स्क्वायर है वहां पर आ जाएगा सेक 1/सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर भी और नीचे भी। यह आ गया है सेक स्क्वायर एक्स। असल में मसला ये है कि मुझे ये पता है कि 1 + tan² एक्स इक्वल क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। जहां सेक स्क्वायर आएगा मैं वहां पर 1 + tan² रख दूंगा, ये मेरे जहन में चल रहा है। तो ये आएगा आपके पास -4 tan x, और ये जो सेक स्क्वायर है इसकी जगह लिख दें 1 + tan²x। ये देखिए एंटायर फंक्शन आपका 10 में आ गया। अब इसमें एलसीएम ले लें आप डिनोमिनेटर में। ये इसके अंदर जो मुश्किल पार्ट था वो ये था कि किस तरह से 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 + tan²x, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 + tan²x। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, तो dy/dx आ गया -4 tan x अपॉन 4 + tan²x। क्या कह रहे हैं सर, फर्स्ट 10x कैसे डाला आपने? ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं ये कह रहा था, ये देखो जरा यहाँ पर, जहाँ पर ये sin x लिखा है ना, मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि भाई 10 जो है वो किसके इक्वल होता है, sin/cos के। यहाँ से sin x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 10x cos x के। मैंने sin x की जगह पहला जो 10 डाला वो ये डाला, sin x की जगह 10x cos x डाला सिर्फ, और ये cos x था। ठीक है, समझ में आई बात? जी, बताइए बेटा, समझ में आ गई या नहीं? ओके, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, ये तो हो गया dy/dx। ओके रोमा, अब ये कह रहे हैं हेंस फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज -1। कह रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट मालूम करो जहां ग्रेडियंट -1 यानी dy/dx -1 हो, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो हम ग्रेडियंट की जगह -1 रखकर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। dy/dx का मतलब ग्रेडियंट होता है, तो ग्रेडियंट की जगह आप रख दें -1। यह आ गया -4 tan x अपॉन 4 + tan²x। ये माइनस से माइनस कट गया, तो 4 + tan² लेफ्ट पर चला गया। अच्छा, 10 की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए बेटा। tan² -4 tan x + 4 = 0। अब देखें 10x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही होंगी, वो दोनों बताइए क्या आ रही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ये है पॉलिनोमियल डिग्री 2, 1 हो गया, -4 हो गया, और 4 हो गया। तो एक आंसर मेरा 2 आ रहा है और एक आंसर नहीं, 1 आ रहा है, -4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है आंसर। बेटा ये 2 आ रहा है, तो x निकालें। tan 1 2 कितना आ रहा है कैलकुलेटर में? tan 1 2 कितना आ रहा है, प्लीज कैलकुलेटर में निकालें। tan 1 2 1.107, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो हो जाएगा 1.11। आई होप के क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, ओके कुंजन। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था ना, इसके अंदर जरा मसले जरा ज्यादा थे, है ना? ठीक है,
देखो ये यहाँ तक बेसिक तक पहुंच गए हम। उसके बाद चलो एक दो भी पहले उसी से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, टॉपिक फिर करते हैं। ये ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा कीजिए जब तक। ये लें, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ये कीजिएगा क्वेश्चन सब लोग।